यूएससीएमए पार्ट 2 में आपको 6 यूनिट में एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगा, ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स। अगर मैं पूरे यूएससीएमए के करिकुलम को देखूं तो वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल तो पूरे ही है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इतने टेक्निकल पार्ट है ये, मतलब सबसे टफेस्ट पार्ट मैं कहूँगा यूएससीएमए के पार्ट 2 का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड, मतलब आपका जो अटेंशन है वो 100% होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्योरली लॉजिक बेस्ड है। और मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे भी डाल दिया है ताकि आप इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, जब तक आपको समझ में, और बहुत स्लो भी चलने वाले इस टॉपिक पे। सो अगला 1 घंटा हम समझने वाले हैं ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स। ये सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है हमारा। सो हम अगर बात करें, सबसे पहले हमने लिखा डेरिवेटिव्स को हम समझते हैं। सो देखिए, अगर हम डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन को पढ़ने जाएंगे ना, तो डेफिनेशन इतनी टेक्निकल है। पहले हम एक डेफिनेशन, बुक की डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और फिर इसको लॉजिक से भी समझेंगे। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, derivatives is a financial instrument which derive its value from underlying assets। अब सर ये क्या लिख दिया आपने? अगर इस डेफिनेशन को हम देखें तो बड़ी टेक्निकल है। हम क्या बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव्स अपने आप में क्या है, जो अपनी वैल्यू डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन अगर हमें इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझना हो तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे सपोज दैट, मान के चलिए आपको गोल्ड बाय करना है। गोल्ड हो सकता है, शेयर हो सकते हैं, अभी मैं गोल्ड का डिसीजन ले रहा हूँ। आज कौन सी तारीख है? 22/4। हम सपोज दैट मान के चल लेते हैं आज 1 जनवरी है, हमेशा मान के चल रहे हैं। 1 जनवरी 2021 को आप जाते हो मार्केट में और गोल्ड का रेट पूछते हो। आपने गोल्ड का रेट, अभी मैं ना कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्ड का रेट आपने पूछा, गोल्ड का रेट उन्होंने बताया $1000 यूएस के मार्केट में थे, और $1000 के बिस्किट वहाँ पे चलते हैं। मान के चलो एक बिस्किट जो है, या $1000 10 ग्राम के हिसाब से हम ले लेते हैं, 1 तोला बोलते हैं ना उसको। तो $1000 का सपोज दैट हमको 10 ग्राम का गोल्ड का रेट आज पता है। हमने देखा कि मार्केट में बहुत रिसेशन चल रहा है, शेयर मार्केट कोरोना वायरस के कारण बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें उतना लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उसमें उतना वैल्यू में चेंज नहीं आता। हमें लग रहा है कि आज से 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ, जो गोल्ड की इस 10 ग्राम की जो वैल्यू है, हम सोच रहे हैं कि वो $1500 के अराउंड हो जाएगी, ऐसा हमको लग रहा है। अब हमने सोचा कि यार आज अगर हम गोल्ड को $1000 में खरीद लेंगे और जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। अब हमें सीधे नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। सो ये $500 को हम कमाना तो चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि $500 को कमा लिया जाए, लेकिन इस $500 की इनकम को अर्न करने के लिए हमें आज क्या करना पड़ेगा? टुडे इन्वेस्ट करना है। कितना डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? $1000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और रिस्क भी उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? मुझे बताइए, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रिस्क है? यस और नो? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है आपसे। यस सर।
किस चीज़ की रिस्क है? सर कम भी हाँ, ये हो सकता है कि $1000 की चीज़ $700 हो जाए सर, $900 हो जाए। सो हमें रिस्क भी नहीं उठाना है यार, और हमको प्रॉफिट भी कमाना, क्योंकि हमने ऐसा सोचा है कि आज से 3 महीने बाद वो गोल्ड है, या रिलायंस के शेयर ले लो, टाटा के शेयर, अभी हमने गोल्ड लिए क्योंकि कमोडिटी मार्केट में भी डेरिवेटिव्स होता है। तो हमें रिस्क भी नहीं उठाना और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, तो हम कहाँ जाते हैं? कमोडिटी मार्केट, मान के चलिए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में तो शेयर होते हैं, ऐसे कमोडिटी मार्केट भी होता है। तो मैं एक्सचेंज हाउस यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो मैं एक्सचेंज के पास जाता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि यार आज है ना $1000 का जो गोल्ड चल रहा है, और मुझे लगता है 3 महीने बाद ये $1500 हो जाएगा, ये मेरा एस्टिमेट है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कोई दिक्कत नहीं, 1000 में गोल्ड खरीद लो, 1500 में हम आपसे खरीद लेंगे जब आपको लगता है कि 3 महीने बाद, क्योंकि हमारा काम तो खरीदना बेच नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं है ना खर्चा नहीं करना चाहता अभी, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने आपको एक ऑप्शन दिया। क्या दिया? ऑप्शन। यहाँ वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ ऑप्शन, क्योंकि हम ऑप्शन भी समझने वाले हैं। बोले आप क्या करो, हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो कि आप ये जो $1000 है, $1000 का जो गोल्ड है, आज से 3 महीने बाद आप हमसे क्या करोगे? बाय करोगे। हम आज आपको देने को तैयार हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार है कि आज से 3 महीने बाद ये 1000 में बाय कर लेना और मार्केट में इसको 1500 में बेच देना, और आप सीधे ₹500 कमा लेना। हम बहुत खुश हो गए। मैंने वाह यार, और स्टॉक ऑप्शन ने तो हमको बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया, हमारे जेब से क्या लग रहा है। उन्होंने तो बोला 3 महीने बाद खरीद लेना। इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं? आज कर रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। मैं अलग अलग कलर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कब करा कॉन्ट्रैक्ट सर? 3 महीने पहले। 1 जनवरी 2020 को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम $1000 में आपसे गोल्ड के बिस्किट खरीदेंगे, जो 10 ग्राम का एक बिस्किट है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता आपको एक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिख के दे दिया। इंस्ट्रूमेंट पे लिख कर दे दिया। ये इंस्ट्रूमेंट लिख के दे दिया आपको, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट मैं बना ले रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बना लेता हूँ मैं। इस शेप में जाते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे, ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट, ये कागज़ का एक टुकड़ा है जो हमारे पास है, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। इसके बदले में हमें कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हमसे कुछ ना कुछ तो स्टॉक एक्सचेंज मांगेगा ना। उसने हमसे बोला कि आप हमें ना केवल $20 दे दो, बस ये $20 में हमने खरीद लिया। हम बहुत खुश कि यार $20 में हमको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि $1000 में हम गोल्ड का बिस्किट खरीद सकते हैं आज से 3 महीने बाद, और उसको 1500 में बेच के ₹500 कमा लेंगे। और अगर मान के चलो गोल्ड की कीमत, क्योंकि हमें क्या दिया है यहाँ पे? ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास राइट है, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं, आप चाहो तो खरीद सकते हो 1000 में, और चाहो तो ना खरीदो। नहीं खरीदोगे तो ये 20 आपके डूब जाएंगे। तो मुझे बताइए, मुझे तो मैक्सिमम लॉस $20 का होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि यार मुझे $500 का प्रॉफिट आज से 3 महीने बाद होने वाला है। अब मेरा दोस्त मुझसे बहुत जेलस फील कर रहा है। बोले यार सलूजा जी, आप इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हो? मैंने यार मेरे पास ये सर्टिफिकेट है ना, ये मुझे स्टॉक एक्सचेंज ने दिया गोल्ड खरीदने का। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये जो $20 का है ना, ये हफ्ते भर बाद की बात है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस दिन पे खरीदा है? 1 जनवरी को मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, और 10 जनवरी को मेरे दोस्त से मुलाकात हो गई है, और वो मुझसे पूछ रहा है कि आप यार इतने खुश क्यों? मैंने उसको बोला कि यार मेरे को है ना स्टॉक एक्सचेंज ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया $20 में कि मैं $1000 में क्या कर सकता हूँ? गोल्ड खरीद सकता हूँ, और 10 जनवरी को इसकी वैल्यू, जो गोल्ड की कीमत हो गई, वो 1200 हो गई है। मेरा दोस्त मुझसे बोलता है कि यार
ये जो $20 है ना, मैं आपको $30 में देने को तैयार हूँ, मुझे दे दोगे क्या? मुझे बताइए आप लोग, क्या मुझे मेरे दोस्त को ये $30 में दे देना चाहिए, यस और नो? नो क्यों नहीं देना चाहिए? सर, फ्यूचर में 500 का प्रॉफिट हो सकता क्योंकि है हमें। फ्यूचर में मुझे अभी अभी कितने का प्रॉफिट, अभी आज की डेट में 200। अभी तो 200 का प्रॉफिट है ना, हम्म, अभी तो सर 200 का प्रॉफिट है। तो मैं उससे बोल रहा नहीं भैया, तो मुझे बताइए इस सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो किससे डिराइव हो रही है? 500। गोल्ड के प्राइस से। गोल्ड के प्राइस। तो हमारी डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या थी? डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, और यहां पर अंडरलाइंग एसेट्स क्या है? गोल्ड। वो गोल्ड। तो इस सर्टिफिकेट की वैल्यू आज कितनी है? मैं मेरे दोस्त से कितना मांग सकता हूं मैक्सिमम? 200। मुझे कम से कम 200 तो देने को तैयार है वो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इस गोल्ड की प्राइस है। अब अगर 11 जनवरी को इसकी वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू अगर $1300 हो जाए, तो मुझे बताइए इस सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या इस सर्टिफिकेट के कारण डिजाइन चेंज हो रही है, या इस गोल्ड की प्राइस के कारण चेंज हो रही है? गोल्ड। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब विच इज नेगोशिएबल। ये इंस्ट्रूमेंट जिसके भी पास होगा उसके पास ये ऑप्शन है कि वो इस गोल्ड को किस प्राइस पे खरीद सकता है, खरीद सकता। ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। सो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है, डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। और अंडरलाइंग एसेट्स कुछ भी हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं। आप सोचो, आप में से कोई मुझे बोले कि सर आज से 6 महीने बाद हमें यूएस सीपीए पढ़ा देना। आज से 6 महीने बाद, आज आप खड़े हो 22/4 में, आज से 6 महीने बाद आप बोल रहे हो सपोज दैट 31 दिसंबर की हमें पढ़ा देना, और उसके लिए आज आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, ऑप्शन, ऑल आर डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सर आज हम डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन को समझें। डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। ठीक है सर, समझ में आ गया? किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगला सेगमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑप्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेरिवेटिव्स पढ़ा है, अभी डेरिवेटिव्स के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, हेज आएगा, फ्यूचर आएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑप्शन के अंदर 2 पार्टी होती है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। मैं आपको डिस्क्लेम, एक वैधानिक चेतावनी दे रहा हूँ, अगला आधा घंटा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि अगर आपका ध्यान हल्का सा भी हट गया ना, आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अटेंशन रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो मैं यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 2 पार्टीज के नाम ले रहा हूँ। एक होगी जिसको हम बोलेंगे होल्डर, और एक हम उसको बोलेंगे राइटर। होल्डर का मतलब होता है बायर ऑफ ऑप्शन, और राइटर का मतलब होता है सेलर ऑफ ऑप्शन। तो अभी अगला 15 से 20 मिनट हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। या मैंने लिख लिया बायर के पॉइंट ऑफ व्यू। 2 पार्टी होती है, और बायर ऑफ ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? होल्डर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं कि सर बायर और ऑप्शन के पास क्या होता है? राइट टू बाय। क्या होता है? राइट टू बाय एन ऑप्शन
बायर ऑफ होल्डर के पास क्या होता है? ऑप्शन को बाय करने का राइट होता है। राइट का क्या मतलब होता है? हिंदी मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? अधिकार। अधिकार। हक कह सकते हैं हम, पावर। सो इसका मतलब सर होल्डर के पास क्या होता है? राइट होता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऑब्लिगेशन मतलब सर, कंपल्सरी। मतलब ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी की करना ही पड़ेगा। चॉइस है। राइट का मतलब क्या होता है? मेरे पास चॉइस है। अब क्या चॉइस होती है सर? दो चॉइस हो सकती है, या तो मैं सेल कर सकता हूं या बाय कर सकता हूं। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकता हूं या एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। बायर ऑफ ऑप्शन के पास होता है राइट टू बाय एन ऑप्शन, नॉट एन ऑब्लिगेशन। उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे वही मेरे पास आज 1 जनवरी को मैं खड़ा हूं और मैं होल्डर हूं। मैं गोल्ड को बेचने का, गोल्ड को सेल करने का एक ऑप्शन क्या करना चाहता हूं? बाय करना चाहता हूं। मैं गोल्ड को सेल करने का ऑप्शन बाय करना चाहता हूं। कब बाय करना आज ये मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि मैं आपको 31 मार्च को, 31 मार्च को क्या करूंगा? गोल्ड को सेल करूंगा। इस बात के कॉन्ट्रैक्ट को मैं आज बाय कर रहा हूं। तो गोल्ड को सेल करने का जो ऑप्शन आपने बाय किया ना, इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। क्या बोलते हैं? पुट का मतलब सेल करना। या मैं एक और ऑप्शन बाय करना चाहता हूं। मेरे पास चॉइस है ना कि मेरे को क्या करना है। मैं गोल्ड को बाय करने का ऑप्शन बाय करना चाहता हूं कि मैं बाय करूं कि नहीं करूं। ये मेरे पास एक चॉइस होनी चाहिए। और बाय का मतलब होता है यहां पर कॉल ऑप्शन। ये टर्मिनोलॉजी आपको बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी। पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। पुट का मतलब बेचना, कॉल का मतलब खरीदना। पहले तो ये समझिए। लेकिन क्या खरीदना? ऑप्शन। मैं इस ऑप्शन को कब खरीद रहा हूं? कौन सी डेट पे खरीद रहा हूं? कौन सी डेट पे खरीद रहा हूं? 1 जनवरी 2020 को एक ऑप्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं कि मैं आपको गोल्ड सेल करूंगा। कब सेल करूंगा? 31 मार्च को। या मैं आपसे गोल्ड बाय करूंगा। तो सर गोल्ड को बाय या सेल करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई प्राइस होनी चाहिए। तो इस प्राइस को हम बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलेंगे? या इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। मतलब कि 1 जनवरी को मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता हूं और 1 जनवरी को जो प्राइस मैं ऑलरेडी डिसाइड कर रहा हूं, जैसे सपोज दैट मैंने डिसाइड करी कि $1000, $1000 में मैं आपको क्या करने वाला हूं? गोल्ड बेचने वाला हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कब बाय किया है? जल्दी बोलो। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कब बाय किया है? 1 जनवरी 2020 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया कि मैं 31 मार्च 2020 को $1000 में कुछ गोल्ड के बिस्किट सेल करूंगा। जिस प्राइस पर मैं इसको सेल करने वाला हूं ना, इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? जिस प्राइस पर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। अब मान के चलो 31 मार्च को, अभी मैं सेल करने के बारे में बात कर रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हूं मैं। अभी मैं इधर हूं, ध्यान रखना। मैं अभी इधर बात कर रहा हूं केवल। मैं गोल्ड को सेल करना चाह रहा हूं 31 मार्च को। ये मैंने इस बात का कॉन्ट्रैक्ट आज बाय कर लिया।
अब मुझे बताइए, अगर गोल्ड की प्राइस 31 मार्च को $1500 हो गई, तो क्या मैं अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, यस और नो? यस यस। करेंगे? सभी लोग बोल रहे हैं यस। कोई ऐसा स्टूडेंट जो नो बोल रहा है? सोचो, 1 मिनट का टाइम दिया, केवल 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दिया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया कि मैं 1000 में बेचूंगा 31 मार्च को, उस दिन प्राइस हो गई है $1500। क्या मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, यस और नो? नहीं करेंगे। नो सर। नो सर, बिल्कुल नहीं कॉल करेंगे। ऑप्शन में करता है, इसमें नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, उसका सिंपल रीजन, क्योंकि मैं कितने का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर चुका हूं, कितने में बेचने का वादा कर चुका हूं? तो हाँ, 1000 में। लेकिन उस दिन मार्केट प्राइस कितनी है? उस दिन की मार्केट को हम बोलेंगे CMP, करंट मार्केट। क्या 1500 में मैं इसको बेचना पसंद करूंगा, यस और नो? नहीं बेचना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि इस बात का मैं ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, राइट, नॉट ऑब्लिगेशन। क्या मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मुझे बेचना ही होगा? नो। मेरे ऊपर सर ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं, तो मैं यहां पर इसको बेचूंगा नहीं। जब मैंने इसको बेचना ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेप्स। लेकिन अगर मान के चलिए उस दिन प्राइस $1500 की जगह $700 हो जाती, तो क्या मैं अपने इस गोल्ड को बेचने का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता, यस और नो? यस। यस सर। क्यों कर बट लेता? सर, इसमें इज इट एन अजम्पशन कि आई विल बाय दैट डे एंड देन सेल इट ऑन 1000? मैंने एक ऑलरेडी ऑप्शन बाय कर लिया है कि मैं आपको गोल्ड सेल करने वाला हूं। किस प्राइस पे? लेकिन सर, ये सेल करने के लिए जो गोल्ड है अभी वो हमने कब तो आएगा? मतलब गोल्ड की तो बात ही नहीं हो रही ना। Settlement हम यहाँ गोल्ड की हमने क्या पढ़ा, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है कि हमारे पास एक राइट है कि हम इस प्राइस पर गोल्ड को बेच सकते हैं। उस दिन कुछ भी प्राइस चल रही हो, हमें कितने में बेचने को मिलेगा, 1000। हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं कि हम आपको $1000 पर गोल्ड बेचेंगे। अगर उस दिन मार्केट में 1500 में वो बिक रहा हो, तो भी आपको हमसे कितने में खरीदना पड़ेगा, 1000 में। पर हम यहाँ पे ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर वो चीज़ 700 में बिक रही होगी, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। तो सर हम इसको एक्सरसाइज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? हमने 700 में बेचने की बात करी, तो मार्केट में जाएंगे, पहले में 700 में खरीद लेंगे और उसमें को कितने में बेच देंगे, 1000 में। सर, दैट वाज माय क्वेश्चन। ये तो 300 रुपये का क्या हो जाएगा हमें। तो सर, ये यही अजम्पशन है ना इसके पीछे Yes. कि उस दिन का जो भी प्राइस है उस पे लेंगे और हम- फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी कहीं, हमने क्योंकि मार्केट में कहीं भी वो तो 700 में मिल रहा है, हम तो 700 में खरीद के मार्केट में। क्योंकि हम, आप सोचो, आप ऐसा सोचो, भी स्टॉक एक्सचेंज में सोचो, मैंने आपके साथ में वादा कर दिया कि यार मैं आपको 1000 रुपये का गोल्ड बेचूंगा। अब मेरे पास भले गोल्ड नहीं है, पर मैं आपको 31 मार्च को कितने में बेचने का वादा कर चुका हूं, 1000 में। आपको मुझसे खरीदना ही पड़ेगा 1000 में। अगर आप मुझसे 1000 में नहीं खरीदेंगे, तो मैं आपसे बोलूंगा कि भैया मुझे 300 दे दो, क्योंकि वो मार्केट में जो 1000 में मैं बेचने का आपने मुझसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, वो मार्केट में 700 रुपये की चल रही है। मैं 700 में लाके आपको 1000 में बेच सकता हूँ, आपको खरीदना ही पड़ेगा। कम में तो खरीद के 300 का डालो। क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेन। तो यहाँ पर इसका मतलब सर, पुट ऑप्शन के केस में, पुट ऑप्शन के केस में अगर एक्सरसाइज प्राइस जो है वो ग्रेटर देन CMP होती है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, कर लेंगे। लेकिन अगर एक्सरसाइज प्राइस लेस देन CMP है, तो क्या हम करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लेफ्ट। तो ये एक रूल है, या तो आप इसको याद करो या समझो, मैंने आपको दोनों करा दिए। तो ये जो 1500 में लैप्स करा है हमने हम्म, ऊपर, तो उसमें हमारा प्रीमियम लैप्स हो जाएगा ना? यस, अभी हम उसको समझेंगे। हाँ, प्रीमियम लैप्स होगा, क्योंकि हमें मार्केट में वो
फ्री में तो बेचेंगे नहीं ऑप्शन। उन्होंने हमसे $20 की क्या ले रखी है, प्रीमियम ले रखी है। 1 जनवरी को हमने 20 का किया, तो यहाँ पर क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 1500 के केस में हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें लॉस कितने का हो जाएगा, $20 का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा 700 वाले केस में, 300 280 का, 20 का प्रीमियम पे किया है और 300 का फायदा हो गया। मैक्सिमम लॉस 20 रहेगा। हाँ, सो यहाँ पर हम फिर से समझें, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं पुट ऑप्शन को बाय करता हूँ, बीइंग ए होल्डर मेरे पास राइट होता है कि मैं इस गोल्ड को कितने में बेच सकता हूँ सर, 1000 में बेच सकता हूँ। अगर मान के चलो उस दिन ये 1500 में बिक रहा है, क्या मैं इसको 1000 में बेचूंगा, यस और नो? मैं नहीं बेचूंगा ना सर। जो चीज़ 1500 की बिक रही है, मैंने कमिटमेंट 1000 का किया, तो मेरे पास तो राइट है, ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर जाऊँगा, लैप्स कर जाऊँगा, तो जो प्रीमियम मैंने पे कर रखी उसका मुझे लॉस हो जाएगा बस। लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस उस दिन 700 की है तो भी मैं कितने में बेच सकता हूँ, 1000 में। अब मुझे बेचना है तो अगर डिलीवरी देना कंपलसरी है तो मैं बाजार से पहले 700 में खरीदूंगा और 1000 में बेच दूंगा और 300 रुपये कमा लूंगा। 300 में से ऑलरेडी 20 रुपीज़ की मैंने क्या कर रखी है, प्रीमियम पे कर चुकी है, तो मुझे 280 का गेन हो जाएगा। तो सर अगर हम इसको थोड़ा सा मगअप भी कर लें तो पुट ऑप्शन के केस में अगर एक्सरसाइज प्राइस CMP से ज़्यादा है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, और अगर एक्सरसाइज प्राइस करंट मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ये ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी मतलब 31 मार्च से कम है, तो हम क्या कर जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं। ये एग्जांपल लिया था मैंने पुट ऑप्शन का। अब मैं आपके सामने कॉल ऑप्शन का ऑप्शन बना रहा हूँ। कॉल का मतलब क्या समझाया मैंने आप लोगों को, कॉल का मतलब क्या है, बाय, राइट टू बाय। फिर से मैं 1 जनवरी को खड़ा हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया कि मैं $1000 में गोल्ड को क्या करूँगा, गोल्ड को बाय करूँगा। ठीक है सर, इस गोल्ड को बाय करने के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, प्रीमियम पे कर दी मैंने। तो इसका मतलब सर जो होल्डर होता है, जो ऑप्शन का होल्डर होता है, वो प्रीमियम पे करता है। मैंने प्रीमियम लेट से $20 की पे कर ली और मैंने बोला कि मैं 31 मार्च को आऊँगा, 31 मार्च को मैं आऊँगा और आपसे $1000 पर गोल्ड खरीद लूँगा। इस $1000 को हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस, एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज। मेरे पास खरीदने का पावर कितने में है, $1000। अब अगर 31 मार्च को मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूँ, दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन होगी ना, दोनों तो हो नहीं सकती, तो मैं ऑल्टरनेटिव्स बना रहा हूँ। अगर प्राइस उस दिन $1500 हो गई या उस दिन प्राइस $900 हो गई, मुझे बताइए किस सिचुएशन में मैं अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाला हूँ। सर 1500 वाले में एक्सरसाइज हाँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा एक्सरसाइज और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लैप्स। क्यों एक्सरसाइज कर लूँगा सर, क्योंकि मेरे पास तो 1000 में खरीदने का राइट है। मैं 1000 में खरीदूंगा और कितने में बेच दूंगा इमीडिएटली मार्केट में, 1500 में। तो मैं गेन कितना कमा लूँगा सर, 500 का। ऑलरेडी प्रीमियम कितनी पे करी है, 20 की, तो नेट प्रॉफिट 480 लेके मस्ती में। सर 900 हो गई तो मैं क्यों 1000 में खरीदूंगा भैया आपसे, मेरे पास तो क्या है, राइट है, ऑब्लिगेशन तो नहीं है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लैप्स कितने का नुकसान हो गया, $20। तो इसका मतलब होल्डर के पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन का होल्डर और एक पुट का होल्डर।
तो सर कॉल ऑप्शन का होल्डर कब एक्सरसाइज करता है? जब ईपी इज ग्रेटर देन और लेस देन? ग्रेटर देन। लेस देन। लेस देन। ये लेस देन थी ना, ये करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा थी ना, यहाँ पे एक्सरसाइज किया ना। यस यस। और पुट के केस में ग्रेटर देन। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जैसे नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये कौन सी सिचुएशन है? ये एक्सरसाइज करने की सिचुएशन। इसके अपोजिट होगा तो हम क्या कर जाएंगे? लैप्स कर जाएंगे। तो यहाँ हमने बात करी सर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अब मुझे बताइए होल्डर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस प्रीमियम 20 यस, अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। क्यों भाई साहब अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? क्योंकि अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं होगी उसके अगेंस्ट होगी तो वो क्या करेगा? सीधे क्या कर देगा? लैप्स कर देगा। तो लैप्स करने पे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अप टू दी प्रीमियम। तो प्रीमियम से ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता ना। हम बोल देंगे कि हमें नहीं करना, जो हमने पैसा भरा था वो रख लो तुम। तो होल्डर का लॉस हमेशा क्या होता है? लिमिटेड होता है। लेकिन सर गेन अनलिमिटेड। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन अनलिमिटेड होता है। पूछिए क्यों अनलिमिटेड होता है? जल्दी पूछिए। अरे प्राइस तो कुछ भी हो सकती है ना। अनलिमिटेड। हमने वादा किया था 1000 में खरीदेंगे, उस दिन प्राइस अगर 15,000 हो गई तो हमें तो सर 14,900 का फायदा हो जाएगा कॉल ऑप्शन में। प्राइस तो कुछ भी हो सकती है, विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। लेकिन पुट ऑप्शन में अप टू द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, जीरो से ज्यादा तो नीचे गिर नहीं सकती ना प्राइस। यस सर। प्राइस जीरो हो गई तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? 1000। तो इसको हम क्या कह लें यहाँ पर? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। यस। आ रहा मजा कि नहीं पढ़ने में यूएससीए में? यस सर। आसान तो नहीं है ना? इतना आसान है क्या? इतना आसान भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप सही तरीके से पढ़ो। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपको डाउट्स पूछने का पूरा राइट है। मेल करो, डाउट्स आपके सारे एंटरटेन होंगे। 2 बार वीडियोस देखो, लाइव लेक्चर, फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर पा रहे हो। कोई फैकल्टी को आपको लिंक्डइन पे नहीं ढूंढना पड़ रहा, दूसरी फैकल्टी से मिलती नहीं है कहीं तो फैकल्टी आपको लाइव बैच में डाउट सॉल्व हो रहे हैं, सारे इस बच्चों को समझा रहा। उसके बाद अगर आप ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर्स के आपके पास क्वेश्चन बैंक पूरी, अब आपको क्या करना है? केवल हार्डवर्क करना है, सिंपल। सो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को हमने यहाँ पे क्या किया है? अंडरस्टैंड किया। चलिए, तो अभी हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी? होल्डर। अरे एक जन बेचेगा तो दूसरा जन क्या करेगा? खरीदेगा। उस खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं? राइटर ऑफ ऑप्शन। अच्छा, अगर एक के पास राइट है तो दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेशन। एक के पास अगर राइट है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे के पास क्या होगा? राइटर के ऊपर क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। सर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म क्यों? अरे अगर होल्डर कोई चीज एक्सरसाइज करेगा तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना वो। तो राइटर क्या करता है? प्रीमियम रिसीव करता है। तो इसको प्रीमियम रिसीव्ड होती है। अब इसमें हम राइटर को प्रीमियम, हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रहे हैं, यहां पे स्टॉक एक्सचेंज राइटर हो सकता है। अब मुझे बताइए, कॉल ऑप्शन एक होल्डर ने बाय किया तो हम राइटर बन गए होंगे। उसने बाय किया 1000 का
कॉल ऑप्शन बाय किया था उसने, ये थी ईपी एक्सरसाइज प्राइस, और मान के चलिए प्रीमियम, ये प्रीमियम जो है वो $20 की हमको मिल गई होगी। अगर मान के चलिए ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी प्राइस हो जाती है $1500, हमें यहाँ पे नुकसान होगा या फायदा होगा एज ए राइटर, बस ये सोचना है। हमें नुकसान होगा, तो फायदा होना चाहिए, हमें फायदा होना चाहिए 500 का। हमें 500 का फायदा होना चाहिए। कोई पर्सन और सोचो, 1 मिनट का टाइम दिया। नुकसान होगा सर, नुकसान होगा, क्यों नुकसान होगा? क्योंकि सर सर नुकसान ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सन जो है वो एक्सरसाइज कर लेगा, हमें उसको कितने में बेचना पड़ेगा? ये मजबूरी में 1500 कितने में बेचना ही पड़ेगा उसे, हमें 1500 में। उस वो खरीद रहा है तो हम बेचेंगे ना, वो कॉल ऑप्शन है तो वो खरीदने वाला है, तो हम क्या हैं? बेचने वाले। हमें उसको कितने में मजबूरी में बेचना पड़ेगा, लेकिन इस मजबूरी में 1000 में बेचने के लिए हमें लेकर कितने में आना पड़ेगा? 1500 में। तो हमें लॉस कितना होगा? 500 नहीं, और लेकिन हम ऑलरेडी प्रीमियम कितनी रिसीव कर चुके हैं? 20। तो हमें नेट नुकसान कितना होगा? 480। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं होल्डर का प्रॉफिट राइटर का क्या होता है? लॉस, और उसका लॉस, होल्डर का लॉस। राइटर का प्रॉफिट। अब मुझे बताइए, अगर उस दिन प्राइस 1500 की जगह 700 हो जाती तो हमें फायदा होता क्या? राइटर के पास, यस। क्यों फायदा होता? क्योंकि लैब क्योंकि वो भाई साहब जो 1000 में खरीदने की बात कर रहा था वो अब आएगा ही नहीं, लैप्स कर देगा, वो लैप्स कर देगा, तो हम यहाँ मजे ले लेंगे 20 रुपीस के। मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब सर राइटर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इससे ज्यादा प्रॉफिट हमें हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा प्रॉफिट हमें कभी भी नहीं हो सकता। अगर हमें तो तभी प्रॉफिट होगा जब उसका एस्टिमेट गड़बड़ा जाए, वो लैप्स कर जाए, लेकिन हमारा लॉस इन केस ऑफ क्या होगा? कॉल ऑप्शन अनलिमिटेड, प्राइस तो कितनी भी बढ़ सकती है सर, 1000 जी, उसका प्रॉफिट हमारा लॉस, हमारा लॉस उसका प्रॉफिट, उसका लॉस हमारा प्रॉफिट। तो होल्डर के पास के ऊपर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म है, अगर जो ऑप्शन का होल्डर करेगा राइटर को वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि राइटर का मतलब होता है सेलर ऑफ ऑप्शन। क्या होता है राइटर का मतलब? सेलर ऑफ ऑप्शन। सर इसमें जो ये राइटर स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन? प्राइवेट पार्टी भी हो सकती है राइटर। आप और मैं हैं, हमने डील कर लिया आपस में। सो यहां पर ध्यान रखना है होल्डर और राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर होल्डर को प्रीमियम क्या मिलती है? पे करना पड़ता है कि रिसीव मिलती है? प्रीमियम इसको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। और राइटर को रिसीव, ये रिसीव करेगा, ये जिसको रिसीव्ड होगी प्रीमियम। सो होल्डर और राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, इसी कॉन्टेक्स्ट में, होल्डर और राइटर के कॉन्टेक्स्ट। तो बार बार कह रहा हूं, होल्डर के पास राइट है, राइटर के ऊपर ऑब्लिगेशन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मार्केट अगर
दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक होता बेरिश और एक होता बुलिश। बेरिश का मतलब और बुलिश का मतलब समझते हैं? बबूल जैसे मार्केट बढ़ने की इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, अगर मार्केट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो मुझे बताइए, ये मार्केट की सिचुएशन बना दी मैंने, इंक्रीज की ट्रेंड में है, इंक्रीज होने की, बुलिश। इसको बोलते हैं बुलिश। आप आज की जो आज करंट मार्केट प्राइस आपको दी हुई है, करंट मार्केट प्राइस आपके सामने कोटेड है 1000, और आपको लगता है मार्केट बढ़ने वाला है, कोविड खत्म होने वाला है धीरे धीरे, अगले 1 महीने में कोविड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो $1000 की प्राइस है, आपको लगता है ये 1000 की चीज़ बढ़ जाएगी, तो मुझे बताइए आप होल्डर बनना पसंद करोगे किसके, कॉल के कि राइटर के, कॉल के कि पुट के, बस मेरे को ये बता दो आप सोचो, आप स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हो, आपने देखा यार अभी जो सर, कॉल आइनॉक्स के, आइनॉक्स कॉल करेंगे कंपनी सर, के कॉल। शेयर हैं, अभी लोग पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं, आइनॉक्स कंपनी है, उसका आपने देखा 1000 है, और आपने सोचा कि यार आने वाले दिवाली त्यौहार आने वाले, बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है और कोविड खत्म होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाली है, आप क्या करना पसंद करोगे इसका, होल्डर कॉल ऑफ सर, कॉल कॉल। बनोगे कि पुट बनोगे? कॉल 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 बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे कॉल? क्योंकि मालूम है कि मार्केट में अगर इसकी प्राइस $5000 हो गई तो हमने तो कितने में खरीदने का वादा कर लिया ऑलरेडी, 1000 में। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड में होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बन जाते हैं, कॉल ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। और अगर राइटर बनना होता तो किसके बनते, बस ये भी सोचना है। पुट के। यस, पुट के हम क्या बन जाते, राइटर। राइटर बन जाते। क्यों बन जाते हम पुट के राइटर? इसका मतलब वो सामने वाला बेचने आने वाला है, उसको लग रहा है प्राइस गिरेगी, लेकिन हम अंदर ही अंदर खुश हो रहे, अरे पगले प्राइस गिरने नहीं वाली, प्राइस तो बढ़ने वाली, और प्राइस बढ़ जाएगी तो पुट ऑप्शन में आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं, और आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हम किसके मजे ले लेंगे, प्रीमियम। प्रीमियम के। तो सर इनक्रीज में हम हमारी ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या हो जाती है, ऑप्शन स्ट्रेटजी मैंने समझा दी आपको। इंक्रीज है तो हम होल्डर ऑफ कॉल ऑप्शन बन जाते हैं, या पुट के क्या बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं। और अगर मार्केट बियरिश है, बियरिश मार्केट हमको लगता है कि और कम हो सकता है, मार्केट डाउन जाने वाली पोजीशन पर है, और अभी आइनॉक्स के शेयर $1000 चल रहे हैं, ये करंट ईपी मिल रही है आपको, सेल कर देंगे अभी। आप क्या बन जाओगे, होल्डर ऑफ पुट सेल कर, होल्डर ऑफ पुट बन जाएंगे सर। हाँ, क्योंकि हम तो कितने में बेचने का वादा कर चुके होंगे, 1000, और मार्केट की प्राइस गिरने वाली, पर हम कितने में बेच पाएंगे, 1000 में। तो सर होल्डर ऑफ पुट हम डाउन में बन जाते हैं। और अगर हमें राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हो तो राइटर किसके बन जाएंगे हम, कॉल। क्योंकि मार्केट में प्राइस किसी भी कंडीशन में बढ़ने नहीं वाली है। तो सर हम तो इसको रट लेंगे, वैसा रट लोगे ना आप कि नहीं रट लोगे, मुझे बताओ, रट पाओगे इसको? सर रटेंगे, और जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे मेट्रो से बैठेंगे, और मेट्रो में सामने वाला जैसे ही ब्रेक मारेगा और हमारा मुंडी हिलेगी, और हमको भूल जाएंगे, अरे यार वो राइटर में बढ़ते थे तो क्या करते थे, झटका लगेगा ना, मेट्रो में सीधे ब्रेक लगता तो माइंड से चीज़ें निकल आएगी। तो अगर रटने की कोशिश करेंगे हम यूएस सीएमए में, तो हम सीएमए नहीं बन पाएंगे, ये फैक्ट है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको कितने को क्या रट तो सकते ही नहीं है, लेकिन सर अगर इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिए हमारी नोटबुक में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के, तो हमें समझ में आएगा। केस स्टडी आ गई मान के चलो कोई बड़ी सी इसी के ऊपर, तो फिर क्या करेंगे, तो अच्छे से देख लो सर, प्राइस बढ़ती है तो होल्डर, प्राइस गिरती है तो हमने लॉजिकली समझाया, और हमने आइनॉक्स पीवीआर का एग्जांपल ले लिया सिनेमा का,
ये सिनेमा का एग्जांपल इसीलिए लिया, कोविड सिनेरियो को समझाया कि अभी कोविड चल रहा है और आपको लगता है पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाएगी अगले महीने तक, तो सीधे टॉकीज वगैरह खुल जाएगी तो मार्केट बढ़ जाएगा, तो हमें तो कितने में खरीदने का प्रॉमिस मिल गया 1000 में, तो 5000 की प्राइस हो जाएगी, तो हमें तो सीधे 4000 का बेनिफिट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, एक सेकंड में पॉज कर लूँ जरा। बोलता है चीज़ों को समझना पड़ता है, और हमने अभी इस लेक्चर में केवल बेसिक समझा है, ये कोई पूरा डिटेल लेक्चर नहीं खत्म हो गया। अभी आप सोच रहे हो सर चैप्टर खत्म, बिल्कुल नहीं, डेरिवेटिव्स का चैप्टर बिगिनिंग हो गया है, ये स्टार्टअप है कि इस तरीके से आपको, तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनो, देखो, समझो, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है यहाँ पर वो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको क्लोज करके सीधे ऑफिशियली यूनिट स्टार्ट करूँगा। कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? पक्का? Yes. चलो एक दो क्वेश्चन करा लेते हैं फिर आप लोगों से। सर एक बार वीडियो देख लेंगे तो सही हो जाएगा। वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, वीडियो इसीलिए तो हम देते हैं कि आप अच्छे से देखें, पर बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये लाइव भी देखना है और वीडियो भी देखना है। A company has recently purchased some stock of a competitor as a part of long-term plan to acquire. However, it is somewhat concerned that market price of the stock could decrease over the short run. Could decrease. The company could hedge against the possible decline in the. Could decrease. Price गिर सकती, बस आपको ये सोचना है। B. तो देखिए आपने डिक्रीज के ऊपर ध्यान रखा कि अगर कोई चीज़ डिक्रीज होती है तो लॉजिक से आप अगर इसमें चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली है। क्वेश्चन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आंसर आपको ही देना है। इन्वेस्टर रोट, रोट का मतलब राइटर की होल्डर, राइटर 45 कॉल ऑप्शन, $45 पर हम क्या बन गए, एक कॉल ऑप्शन के राइटर बन गए, एंड बॉट 50 पुट ऑप्शन। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ना साइड में ऐसे लिख लिया करो, एक रोट हो गया, रोट हो गया कॉल का, और ईपी थी 45, एक होल्डर होगा ना, होल्डर किसके हैं सर? होल्डर हैं 50 पुट के, विच हैड द सेम टाइम टू एक्सपायरी, मतलब उस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की जो एक्सपायरी पीरियड है वो सेम है सर। द स्टॉक प्राइस वर 45, स्टॉक प्राइस वॉज लिखा है, वॉज, एंड द प्राइस फॉर द कॉल एंड पुट ऑप्शन वर $8 and $10। ये क्या लग रहा है, ये क्या है सर? ये $8 and $10, ये क्या है? प्रीमियम है, प्रीमियम। ये प्रीमियम है, $8 and $10 इज अ प्रीमियम। तो आपको प्रीमियम कहाँ पे मिली होगी? 8 और 10, यहाँ पे प्रीमियम मिली होगी ना, 8 मिली होगी और 10 दी होगी। तो 8 मिली होगी सर और 10 पे की होगी, तो मैंने ये माइनस में लिख दिया है ना। सब्सिक्वेंटली द स्टॉक फेल बाई $10। जिस दिन हमने ये ऑप्शन बाय किया था उस दिन स्टॉक की प्राइस कितनी थी, कितनी थी जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था? $45 की थी। और हमको लगता है कि प्राइस जो मैच्योरिटी डेट पर, मैच्योरिटी डेट पे जो CMP है वो कितनी हो जाएगी, फॉल बाई $10, तो 35 हो जाएगी। अब मुझे बता दीजिए कि कंबाइंड में प्रॉफिट क्या होगा। बस यहीं देख के बता दो, वहाँ कहाँ देखने की जरूरत है, यहाँ देख लो, वहाँ आंसर हम टैली कर लेंगे। कौन सा एक्सरसाइज करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, एक जगह राइटर है एक जगह होल्डर है। रोट तो 45 एक्सरसाइज करेंगे। रोटर पे तो हम रोट है तो हमारे पास
चॉइस नहीं है, सामने वाले के पास चॉइस है। सामने वाला क्या करेगा बस ये सोचो, हम अगर कॉल के राइटर हैं तो वो कॉल का क्या होगा, होल्डर होगा। बस ऐसा सोचना, हम अगर कॉल के राइटर हैं तो सामने वाली पार्टी क्या होगी, कॉल की होल्डर। तो क्या वो एक्सरसाइज करेगा यहाँ पे, यस और नो? नहीं करेगा सर, ये 8 हम वी विल तो 8 हमें वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो हमें क्या हो जाएगा, वी विल अर्न दिस प्रॉफिट। 8 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। बस अब ऐसे सोचना है। और दूसरे में सोचो, करेगा सर एक्सरसाइज होल्डर। हाँ तो हम ही तो होल्डर है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, 5 का प्रॉफिट होगा सर, प्रॉफिट 10 हमने पहले दे दिए। तो हमने एक ऑप्शन ऑलरेडी बाय कर लिया था 50 का, वो चीज हो गई 35। आप हाँ, सोचो हम करेंगे कि नहीं करेंगे। 15 का प्रॉफिट है और 10 हमने दिए तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे 5 लिख लूँ, हाँ जी। यहाँ पे 5 का प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपके हिसाब से 13 आ रहा है। देखते हैं 13 में है कि नहीं, लगा दे टिक 13। आपने सोचा, मैंने नहीं सोचा, मैं तो करेक्ट। तो देखिए लॉजिक से चलोगे तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो जिनके लॉजिक क्लियर हैं उनसे चीजें बन जाएंगी। अब इसी क्वेश्चन को आप घर पे करके देखना, और मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे लिख के करा करो, राइटर होल्डर। सर सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे हमें फायदा हो जाएगा। और हम यहाँ पे पुट के होल्डर है ना, पुट के होल्डर पे हम कब एक्सरसाइज करते हैं, जब प्राइस गिरती। तो सर यहाँ पे 15 का फायदा हो गया, लेकिन हमने 10 की प्रीमियम पे कर दी, तो नेट फायदा कितना हुआ, 5 का। तो 8 और 5 13 का प्रॉफिट हो गया, वो कंबाइंड एक ही पर्सन। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो आज के लेक्चर में हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, होल्डर और राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा भी, और आपने 2 क्वेश्चन के आंसर भी दिए। इट्स कमांडेबल थिंग, जिन्होंने भी आंसर दिया तो आई थिंक चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ गई। अब इसको जाके एक बार सुन लो और अपने अच्छे तरीके से नोट्स बना लो। और सारे एमसीक्यू, अभी तो इसके सारे एमसीक्यूज आपसे होंगे नहीं, क्योंकि अभी तो केवल हमने एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया है। ये बहुत बड़ा लेक्चर है, ये डेरिवेटिव्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब जो हमारी संडे क्लास होगी इसके कॉन्टेक्स्ट में आगे, और हम लोग हेज आइटम को समझेंगे, हेज अकाउंटिंग के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। लेकिन आज का लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद ही आपको संडे अच्छा लगेगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज हमने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को समझा है। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। क्यों? थैंक यू सर।